हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक नर्सिंग कलेक्शन पर। आज हम फंडामेंटल के फिजिकल एग्जामिनेशन के टॉपिक पे बात करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ें तो ए फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ अ रूटीन टेस्ट विच इज़ परफॉर्म बाय ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू चेक योर ओवरऑल हेल्थ। जब सबसे पहले क्लाइंट आता है या पेशेंट आता है तो हम उसका पूरा ओवरऑल हेल्थ चेकअप करते हैं, जिसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं और जो डाटा कलेक्शन होता है वो असेसमेंट होता है वो भी हम करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन एक रूटीन टेस्ट है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका पूरा ओवरऑल हेल्थ चेकअप होता है, इसलिए फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इट इज़ ए हेड टू टो एग्जामिनेशन। ये एक हेड टू टो, सिर से लेके पाँव तक पूरा एग्जामिनेशन होता है, इसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन की 4 टेक्निक होती हैं, 4 मेथड होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के। फर्स्ट मेथड होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है हम जो देख के पता लगाते हैं उसे इंस्पेक्शन बोलते हैं। पाल्पेशन का मतलब हम पाल्पेट करते हैं फिंगर टिप से, और जो हथेली होती है उससे पाल्पेट करके देखते हैं बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी को, उसको पाल्पेशन बोलते हैं। परकजन बोलते हैं। परकजन जो होता है वो टैपिंग होता है, बॉडी को हम टैप करके देखते हैं, तो उसको हम परकजन बोलते हैं। ऑस्कल्टेशन, हम जो नेचुरल साउंड होते हैं बॉडी के वो अगर हम सुन सकें स्टेथोस्कोप की सहायता से जो सुनते हैं उसको हम ऑस्कल्टेशन बोलते हैं। अगर हम इन्हीं मेथड्स की बात करें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए तो इनका जो क्रम है, जो सीरियल नंबर है वो चेंज हो जाता है, और जो सबसे पहले देख होता है वो इंस्पेक्शन, सेकेंड पे आता है वो ऑस्कल्टेशन, थर्ड पे परकजन और फोर्थ पे आता है पाल्पेशन। मतलब पाल्पेशन जो होता है फिजिकल, जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तब हम पाल्पेशन सबसे लास्ट में करते हैं। तो ये एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का पहला स्टेप होता है ऑब्जर्व टू द पेशेंट। पेशेंट को हम देखते हैं विद हेल्प ऑफ आई, अपनी आंखों से, और इंस्ट्रूमेंट का भी हम यूज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लैरिंगोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप, ओटोस्कोप ये सब यूज ले सकते हैं, जिससे भी हम देख के पता लगाते हैं, वो सारे इंस्पेक्शन में आते हैं। पर्पस क्या है इंस्पेक्शन का? ऑब्जर्व साइनोसिस। पेशेंट में साइनोसिस है तो उसको ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करते हैं हम नेल से, लिप से और स्किन से, तो ऑब्जर्वेशन का पता लग जाता है। ब्लू हो जाते हैं नेल, लिप्स ब्लू हो जाते हैं, और पूरी बॉडी जो है, स्किन जो है वो भी ब्लू हो जाती है, तो इससे साइनोसिस का पता लगता है। पोस्चर ऑफ बॉडी, कैसे बैठा है पेशेंट, कैसे लेटा है, ये सब हम ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं, तो पोस्चर ऑफ बॉडी। फेशियल एक्सप्रेशन में हम पेन का पता लगा सकते हैं, पेशेंट में पेन कितना है, पेन स्केल से, ऑब्जर्वेशन से, फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा। अगला है ऑब्जर्व फॉर जॉइंडिस। जॉइंडिस को भी ऑब्जर्व हम इंस्पेक्शन के थ्रू ही असेस कर सकते हैं। जैसे येलोविश डिस्कलरेशन हो जाता है स्क्लेरा का, जो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, जो अर्ली साइन होता है जॉइंडिस का, वो येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा का अगर कलर येलो हो जाए तो पता लग जाता है या असेस हो जाता है कि उस पेशेंट को जॉइंडिस है। अगला है पिजन चेस्ट का पता लग जाता है। पिजन चेस्ट होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्सिया होता है, और रिकेट्सिया के बच्चों में या पेशेंट के अंदर पिजन चेस्ट होता है। बैरल चेस्ट जो होता है वो सीओपीडी में देखा जाता है। सीओपीडी के अंदर एम्फाइसेमा होता है, और एम्फाइसेमा में एक्सेसिव जो एयर होती है वो एल्वियोलाई के अंदर कलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एंटेरो पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है लंग्स का वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से बैरल चेस्ट हो जाता है। जो साइज है, शेप है चेस्ट की, वो चेंज होकर बैरल हो जाती है। अगला है ब्यूज लाइन। ब्यूज लाइन एक वाइट कलर की पाल्पेबल लाइन होती है जो नेल्स के ऊपर होती है, ठीक है। ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो इसको ब्यूज लाइन बोलते हैं। इमेज की बात करें तो ये पिजन चेस्ट है, इस टाइप का चेस्ट हो जाता है। अगला है बैरल चेस्ट। सीओपीडी के पेशेंट में देखते हैं बैरल चेस्ट, एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर बढ़ गया है चेस्ट का, है ना। और अगला है ब्यूज लाइन। ये देखिए वाइट लाइन है जो नेल्स के ऊपर है, ये पाल्पेबल होती है, कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। ये था अपना इंस्पेक्शन। अगला मेथड है पाल्पेशन। सेकंड मेथड है
डायरेक्ट टच करते हैं पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, हम फिंगर्स भी यूज़ ले सकते हैं और हथेली भी यूज़ ले सकते हैं हाथ की। तो डायरेक्ट टच टू द पेशेंट फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन विद हेल्प ऑफ पाम एंड फिंगर्स, फिंगर्स और पाम की वजह से डायरेक्ट टच किया जाता है पेशेंट को, उसके द्वारा अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको पाल्पेशन बोलते हैं। पर्पस क्या है पाल्पेशन की? तो पर्पस देखिए, असेस करना फॉर थ्रिल साउंड एंड वाइब्रेशंस को। अब थ्रिल साउंड और वाइब्रेशंस जो होते हैं उसको असेस किया जाता है। तो थ्रिल साउंड और वाइब्रेशंस जो होते हैं वो पल्स में आते हैं। जब हम पल्स को असेस करते हैं तो हम फिंगर्स को यूज़ लेते हैं, 3 फिंगर्स को यूज़ लेते हैं पल्स को असेस करने के लिए। तो फर्स्ट हो गया कि असेस करना है थ्रिल साउंड और वाइब्रेशन। सेकेंड है असेस द साइज एंड शेप ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। साइज और शेप है बॉडी ऑर्गन्स के, उनको भी असेस किया जा सकता है। जैसे लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो गया तो हम हाथ से उंगलियों से पाल्पेट करके देख सकते हैं लिम्फ नोड एनलार्जमेंट को। थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट है तो उसको भी हम देख सकते हैं पाल्पेशन करके। ठीक है, अगला है यूज़ फॉर असेस द टिश्यू एंड स्किन टर्गर। टिश्यू और स्किन टर्गर को असेस करने के लिए भी हम पाल्पेशन ही मेथड यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो डिहाइड्रेशन का अर्ली इंडिकेटर होता है वो टिश्यू या स्किन टर्गर होता है, जिससे हम डिहाइड्रेशन का पता लगा सकते हैं। वो असेस किया जा सकता है पाल्पेशन के द्वारा। असेस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी को असेस करना। ठीक है, पाल्पेशन 2 टाइप का होता है, एक लाइट पाल्पेशन होता है मतलब हल्का सा प्रेस करते हैं, एक डीप पाल्पेशन होता है मतलब थोड़ा डीप तक प्रेस किया जाता है। तो प्रेस द साइड फॉर 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर अगर प्रेस करते हैं किसी साइड को, बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है, बॉडी पार्ट को, तो उसको लाइट पाल्पेशन बोलते हैं। जैसे लिम्फ नोड के लिए अगर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है तो उसको देखने के लिए हम लाइट पाल्पेशन यूज़ करते हैं। पल्स को चेक करने के लिए भी हम लाइट पाल्पेशन ही यूज़ करते हैं। डीप पाल्पेशन की बात करें तो प्रेस किया जाता है 4 to 5 सेंटीमीटर, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर तक प्रेस करते हैं, जिससे हमें ऑर्गेनोमेगेली जो होता है उसका पता लग जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन का पता लग जाता है, किस ऑर्गन में कितनी इन्फ्लामेशन है वो पता लग जाता है। एग्जाम्पल है हिपेटोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली का पता हम डीप पाल्पेशन के थ्रू लगा सकते हैं। मैंने बताया था एक तो था टेम्परेचर ऑफ बॉडी को, तो ये 2 लाइन है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। डोर्सल सरफेस ऑफ पाम आर यूज्ड टू असेस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। टेम्परेचर ऑफ बॉडी को असेस करने के लिए हम डोर्सल सरफेस जो होती है पाम की, जो हथेली का पीछे वाला पार्ट होता है, उसको यूज़ करते हैं टेम्परेचर ऑफ बॉडी असेस करने के लिए। ठीक है, एक है पाल्पेशन के दौरान अगर पेशेंट कंप्लेंट करता है पेन की कि मेरे पेन हो रहा है पाल्पेशन के दौरान, तो हम प्रोसीजर को वहीं रोकेंगे, स्टॉप करेंगे प्रोसीजर को और डॉक्टर को बताएंगे कि उस पेशेंट को ऐसे पाल्पेशन कर रहे थे फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान तो उसको पेन हो रहा है। तो ये लाइन यही कह रही है कि व्हेन पेशेंट कंप्लेंट अबाउट पेन ड्यूरिंग पाल्पेशन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी स्टॉप द प्रोसीजर एंड इन्फॉर्म टू डॉक्टर। यही है कि जब पेशेंट कंप्लेंट करता है पेन के बारे में पाल्पेशन के दौरान, तो प्रायोरिटी यही है कि स्टॉप करो प्रोसीजर को और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो। अगला मेथड है परकजन। परकजन का मतलब होता है टेपिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी को टेप करना। आर्टिफिशियल वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट, दैट वाइब्रेशन ट्रेवल इन द बॉडी एंड प्रोड्यूस अ साउंड दैट इज असेस्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आर्टिफिशियल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस किए जाते हैं, बॉडी को टेप करके वाइब्रेशंस प्रोड्यूस किए जाते हैं। वो वाइब्रेशन बॉडी के अंदर ट्रेवल करेंगे, जहाँ जहाँ तक वो जाएंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा। वो साउंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा हियर या असेस किया जाता है, हियर किया जाता है, तो उसको हम परकजन बोलते हैं। पर्पस क्या है परकजन के? असेस करना द ग्रोथ ऑफ मास एंड ट्यूमर। जो भी ट्यूमर है या मास है जो बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है बॉडी के अंदर, उसको असेस करने के लिए हम परकजन यूज़ करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर पर्पस के अंदर कोई सा भी ऑप्शन आए और एक ऑप्शन देखा जाए जिसमें बताया गया है कि ग्रोथ ऑफ मास एंड ट्यूमर लिखा है उसके अंदर असेस करने के लिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसे ही देंगे। हम मास और
जो ट्यूमर होता है उसको असेस करने के लिए परकजन यूज़ करते हैं। अगला है यूज़ फॉर चेक द लोकेशन एंड कंडीशन ऑफ बॉडी ऑर्गन। बॉडी ऑर्गन की कंडीशन और उसकी जगह लोकेशन का पता लगाने के लिए भी हम परकजन यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर चेक द वाटर फ्लूइड एंड एयर कलेक्शन इन द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के अंदर कोई भी एयर फ्लूइड या वाटर अगर फिलअप होता है तो उसको भी असेस करने के लिए हम परकजन यूज़ करते हैं। परकजन के दौरान कुछ साउंड आते हैं, उन साउंड को असेस करना है, उस परकजन के द्वारा ही असेस किया जा सकता है उन साउंड को। तो पहला साउंड होता है टिम्पेनिक साउंड, जिसे ड्रम लाइक साउंड आता है ये, ठीक है। दूसरा होता है होलो ऑर्गन साउंड, जो एब्डोमिनल जैसे होलो ऑर्गन जैसे एब्डोमिनल होता है, यूट्रस होता है, अगर उससे कोई साउंड आता है तो परकजन के द्वारा असेस किया जा सकता है। डल साउंड होता है वो रिसीव होता है सॉफ्ट ऑर्गन से, ठीक है। सॉफ्ट ऑर्गन जिसके अंदर वाटर या फ्लूइड भी कलेक्ट हो तो अब भी डल साउंड ही आता है परकजन के दौरान। अगला होता है रेजोनेंस साउंड। रेजोनेंस साउंड एक नॉर्मल लंग साउंड होता है, ठीक है, जो एल्वियोलाई के अंदर रिजर्वायर होता है, रिजर्व जो वॉल्यूम होता है उसके थ्रू एक साउंड आता है जिसको हम रेजोनेंस साउंड बोलते हैं। अगला है हाई पिच रेजोनेंस। हाई पिच रेजोनेंस जो साउंड होता है वो एम्फाइसेमा में आता है। एक्सेसिव जो एयर होती है वो कलेक्ट हो जाती है एल्वियोलाई के अंदर, जिसकी वजह से हाई पिच रेजोनेंस साउंड आता है। ये एक अबनॉर्मल साउंड है, जबकि रेजोनेंस साउंड नॉर्मल साउंड होता है। अगला है फ्लैट साउंड। बोन या मसल से जो साउंड आता है परकजन के दौरान उसको फ्लैट साउंड बोलते हैं। अगला अगर मेथड की बात करें तो ऑस्कल्टेशन होता है, टेक्निक है जो है 4th नंबर की, वो ऑस्कल्टेशन होता है। जो नेचुरल साउंड होते हैं बॉडी ऑर्गन्स के उन्हें हम स्टेथोस्कोप के थ्रू अगर सुन ले तो उसको ऑस्कल्टेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें तो ब्रूट साउंड जो होता है फिस्टूला ऑफ डायलिसिस का, डायलिसिस में जो फिस्टूला क्रिएट करते हैं उसमें जो साउंड आता है उसको ब्रूट साउंड बोलते हैं, और यही साउंड कैरोटिड आर्टरी में होता है। अगर हम स्टेथोस्कोप को कैरोटिड आर्टरी या जो फिस्टूला क्रिएट किया है डायलिसिस के लिए वहाँ पर सुने तो ब्रूट साउंड आएगा। और एक स्विच साउंड होता है, जो टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं उनके अगर साउंड अगर हम सुन लें तो वो स्विच साउंड कहलाते हैं, उनको स्विच साउंड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेथोस्कोप की। स्टेथोस्कोप क्या है, कितने पार्ट है, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप को इन्वेंटेड किया था 1816 के अंदर बाय रेन्यू लेनेक ने इसको इन्वेंटेड किया था, खोजा था, सबसे पहले बनाया था। पार्ट ऑफ स्टेथोस्कोप की बात करें तो पहला पार्ट होता है ईयर पीसेस जो कान में लगाए जाते हैं। दूसरा है बाइन्यूरल जो यू शेप का होता है, जहाँ ट्यूब कनेक्ट होती है उसको हम बाइन्यूरल बोलते हैं। एक ट्यूब होती है जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड की बनी होती है, पीवीसी की बनी होती है, जिसकी लेंथ लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर होती है। एक चेस्ट पीसेज होता है, चेस्ट पीस जो जहाँ पे हम जिसको पकड़ के डॉक्टर पकड़ के चेस्ट पे लगाता है, जिसे सुनता है, उसको चेस्ट पीस बोलते हैं। इसके भी 2 पार्ट हैं, एक ओपन बेल है और एक क्लोज बेल है, ठीक है। ओपन बेल जो होता है वो यूज टू हियर द लो पिच साउंड एंड डीप साउंड। जो डीप साउंड और जो लो पिच जिसकी आवाज़ में थोड़ा पिच कम है, सुनाई कम देती है, उन साउंड को हम ओपन बेल के द्वारा सुनते हैं। जैसे फिटल हार्ट साउंड जो डीप है और लो पिच साउंड आता है, और एक अबनॉर्मल हार्ट साउंड जो S3 और S4 होता है, हार्ट साउंड जो अबनॉर्मल होते हैं उनको भी हम ओपन बेल के थ्रू ही सुन सकते हैं। एक होता है क्लोज बेल जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, स्टेथोस्कोप का डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है, वो क्लोज बेल होता है। इसको हाई पिच साउंड या फिर जो लाउड साउंड होते हैं ना उनके लिए यूज़ करते हैं सुनने के लिए। जैसे नॉर्मल हार्ट साउंड S1 और S2 जो साउंड होता है वो नॉर्मल हार्ट साउंड होता है, लब डब, तो उस लब डब को सुनने के लिए हम डायफ्राम यूज़ करते हैं। और जो बाउल साउंड होते हैं, जो बाउल साउंड का जो अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें बाउल साउंड का, तो गर्गलिस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक होता है बाउल साउंड का। तो बाउल साउंड में भी हाई पिच साउंड होता है, लाउड साउंड होता है, तो वो भी सुना जा सकता है। और नॉर्मल हार्ट साउंड जो लब डब होता है वो भी हम सुन सकते हैं क्लोज बेल या डायफ्राम के थ्रू। ये स्टेथोस्कोप है, यहाँ देखिए ईयर पीसेज है, ये बाइन्यूरल है, ये ट्यूबिंग है और ये
चेस्ट पीस है। चेस्ट पीस में ये वाला ओपन बेल है और ये वाला क्लोज बेल है, जिसको हम डायफ्राम बोल रहे हैं और इसको ओपन बेल बोल रहे हैं। अगला मेथड है, ये यूज़ नहीं करते लेकिन कभी कभी एक फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, जिसको हम ओल्फेक्शन बोलते हैं। जो भी हम सूंघ के बताते हैं, स्मेल जो ऑर्डर होती है उसे हम सूंघ के बताएं तो उसको ओल्फेक्शन बोलते हैं। बॉडी ऑर्डर एंड स्मेल इज असेस्ड बाय ओल्फेक्शन। ओल्फेक्शन के द्वारा बॉडी ऑर्डर जो बदबू होती है या स्मेल होती है उसको हम सूंघ के बताते हैं, असेस करते हैं। यूज़ फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एल्कोहलिक पेशेंट। एल्कोहलिक पेशेंट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जब एल्कोहल कोई पी के आता है तो फूंक मरवाते हैं और उसके अंदर एल्कोहल कितना प्रतिशत है वो उससे पता लग जाता है, वो एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यूज़ इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर फ्रूट लाइक जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उसके जैसी स्मेल आएगी, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ फॉर असेस द नॉन इन्वेसिव ब्रीथ टेस्ट इन पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर जो ब्रेथ साउंड होता है, जो ब्रेथ होता है, एक्सेलेशन होता है, उसमें अमोनिया की स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, तो पता लग जाता है कि उसको पेप्टिक अल्सर है। यूज़ फॉर पर्सनल हाइजीन असेसमेंट। पर्सनल हाइजीन के असेसमेंट में भी हम यूज़ ले सकते हैं, कितना गंदा है एक आदमी, जो पेशेंट होता है उसको हाइजीन के रूप में भी हम असेस किया जा सकता है। हेल्प टू असेस द हेलिटोसिस। हेलिटोसिस को असेस करने के लिए, हेलिटोसिस जो होता है मैं बता दूं हेलिटोसिस क्या होता है। जब इंटेस्टाइनल जो भी कंटेंट का स्मेल अगर मुंह से आए, माउथ से आए, तो उसको हम हेलिटोसिस बोलते हैं। इसमें फाउल स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है माउथ से, तो उसको हेलिटोसिस बोलते हैं। तो इसको भी असेस किया जा सकता है। आगे हम कुछ पोजीशंस की बात करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन सी पोजीशंस हम यूज़ करते हैं या किस पोजीशन को हम देके फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो पहली जो पोजीशन है उसकी बात करते हैं, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन एक कॉमनली जो एग्जामिनेशन के लिए यूज़ की जाने वाली पोजीशन है वो सुपाइन है। सुपाइन में हम हेड टू टो एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। सेकंड है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन होती है, उसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का ही करने के लिए डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब करते हैं तो डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देती है। अब यहाँ पे देखिए, सुपाइन पोजीशन में भी हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं और डोर्सल रिकम्बेंट में भी हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है और पूछा गया है कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के दौरान हम कौन सी पोजीशन देंगे, अगर दो ऑप्शन में दोनों है तो हम डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और इसे ही टिक लगाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में तो डोर्सल रिकम्बेंट, और सेकंड की बात करें तो सुपाइन पोजीशन हम यूज़ करते हैं। अगली पोजीशन है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में हम हिप या जॉइंट फ्रैक्चर के लिए यूज़ करते हैं, या फिर बोलें तो मस्कुलोस्केलेटल का जो पूरा एग्जामिनेशन होता है वो हम प्रोन पोजीशन में ही करते हैं। और एग्जामिनेशन ऑफ द बैक का जब एग्जामिनेशन करना हो तो भी हम प्रोन पोजीशन ही यूज़ करते हैं। अगला है नी चेस्ट पोजीशन। अगर नी चेस्ट पोजीशन की बात करें तो रेक्टल एग्जामिनेशन का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन में। अगर सिम्स आती है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन के अंदर रेक्टल एग्जामिनेशन पूछा गया कि रेक्टल एग्जामिनेशन के दौरान कौन सी पोजीशन देते हैं, तो उसमें दो ऑप्शन है, पहला है नी चेस्ट पोजीशन और दूसरा है सिम्स लेटरल पोजीशन। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी नी चेस्ट को देंगे और सेकंड प्रायोरिटी फिर हम सिम्स लेटरल पोजीशन को देंगे। तो ये प्रायोरिटी याद रखना, कुछ बातें जो होती है वो लिखने से नहीं सुनने से याद होती है। तो आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि नी चेस्ट पोजीशन में रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगली है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन होती है। पेल्विक एग्जामिनेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ पे, पेल्विक एग्जामिनेशन ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में, ठीक है। और जो कोड प्रोलैप्स होती है वो भी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कोड प्रोलैप्स में सेकंड प्रायोरिटी अगर बात करें तो वो नी चेस्ट पोजीशन होती है। नी चेस्ट पोजीशन अगर कोड प्रोलैप्स हो जाता है तो दो पोजीशंस आती है, वो बोलता है कि कोड प्रोलैप्स हो गया है, पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे,
नर्स कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेगी। तो पहली अगर दोनों ऑप्शन है कि नी चेस्ट पोजीशन और ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम कॉर्ड प्रोलैप्स में ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन यूज़ करेंगे। सेकंड अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो फिर हम नी चेस्ट पोजीशन ऑप्शन में टिक करेंगे। अगला स्क्वेटिंग पोजीशन। स्क्वेटिंग पोजीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया जब होता है तो हम स्क्वेटिंग पोजीशन यूज़ करते हैं एग्जामिनेशन के लिए। उसके एग्जामिनेशन के लिए हम स्क्वेटिंग पोजीशन यूज़ करते हैं। अगर इंग्वाइनल हर्निया के अलावा कोई सा भी हर्निया है तो इरेक्टिक पोजीशन होती है, इरेक्ट पोजीशन होती है, वो यूज़ करते हैं हम। मैं पोजीशंस का वीडियो अलग से बना दूंगा, कौन सी पोजीशन कब काम आती है, कहाँ काम आती है, सारे वीडियोस में बना दूंगा, विद डायग्राम बनाऊंगा। अभी मैंने ये केवल फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बताया कि कौन कौन सी पोजीशन के लिए हम किस टाइप का या किस टाइप के फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए पोजीशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, वो है अभी मैं वीडियो बना दूंगा पोजीशंस का तो अलग से। तो स्क्वेटिंग पोजीशन इंग्वाइनल हर्निया के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगला है सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन जो होता है वो एग्जामिनेशन करते हैं हम चेस्ट, थोरेक्स एंड बैक का। चेस्ट का, थोरेक्स का और बैक का जब एग्जामिनेशन करते हैं तो सिटिंग पोजीशन देते हैं। थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट को देखें तो भी हम सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ऑब्जर्व करें अगर बटक्स का एक्सपांसन, कितना एक्सपांसन हो रहे हैं बटक्स, तो उसके ऑब्जर्वेशन के लिए भी हम सिटिंग पोजीशन देते हैं पेशेंट को। अगला है लिथोटोमी पोजीशन, यूज़ करते हैं फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन और पेरिनियल एग्जामिनेशन। जब वेजाइनल एग्जामिनेशन और पेरिनियल एग्जामिनेशन की बात करें तो लिथोटोमी पोजीशन हम यूज़ करते हैं। ये था अपना फिजिकल एग्जामिनेशन। आज के लिए इतना ही। अगला शायद मैं इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का एक क्विज डालूंगा, देन उसके बाद मैं पोजीशंस के बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।